हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारा। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने मीन वैल्यू थ्योरम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, वो भी डिटेल में। और आज हम लीनियर अलजेब्रा को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है स्क्रीन पर, लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो गाइस, प्रीवियस सीरीज को हम कंटिन्यू भी कर सकते थे क्योंकि हमारे मैक्सिमा मिनिमा और पार्शियल डिफरेंशिएशन की क्वेश्चंस बाकी हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के भी बाकी हैं। लेकिन आपको बोरियत ना हो इसलिए हम बीच बीच में हमारा लीनियर अलजेब्रा भी कंप्लीट करते रहेंगे। और लीनियर अलजेब्रा का जहां तक हमने डिस्कशन किया उसकी प्रीवियस ईयर सीरीज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो लास्ट लेक्चर आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज और उसके काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी स्टडी करेंगे। तो गाइस, आज की कोट है हमारी, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये हमारे अब्दुल कलाम जी का कोट है। अब्दुल कलाम जी हमेशा नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते थे और इसीलिए उनका ये कोट बहुत ही फेमस है। फेल, यदि आप किसी भी एग्जाम में या किसी भी चीज से फेल हो जाओ, किसी भी चीज में आपको अनसक्सेस मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो अटेम्प्ट खराब हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग यानी वो हम अपना लर्निंग फेज का अटेम्प्ट था। तो गाइस, अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेती और आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 माइनस, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स भी दे रखी है। और गाइस, एडजॉइंट ए में हमारा एक जो एलिमेंट है वो हमारा कांस्टेंट है कोई, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे नहीं रखी और वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो और ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस, आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो एडजॉइंट ये क्या है, हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी हमें पूरा एडजॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट कि एडजॉइंट हर एक एलिमेंट के लिए निकलता है और उस एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर एरे में रो और कॉलम वाइज अरेंज करते हैं, तब हमारा एडजॉइंट फाइंड आउट होता है। तो गाइस, हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A3। एडजॉइंट ऑफ A32 एलिमेंट का एडजॉइंट निकालना है, जो कि क्या होगा हमारा -1 पावर 32 पावर इंटू M23। M23 क्यों लिया है गाइस? क्योंकि एडजॉइंट हमारा क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज होने का मतलब है, तो एक बार ये लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू कोफैक्टर। एडजॉइंट हमारा क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ A32 का ट्रांसपोज। A32 का ट्रांसपोज किया यानी A23 के लिए हम माइनर पुट करेंगे और कोफैक्टराइज का मतलब साइन पुट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये गाइस, एक मिनट, ये हम डिलीट करते हैं क्योंकि गाइस A-1 की पावर 32 यानी 2 + 3 i + j, तो ये आ गया -1। और M23 यानी 2 3 के रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड किया, सॉरी एडजॉइंट है 2 3 के रेस्पेक्ट में किया, तो 1 -2 0 एंड 5। तो गाइस, ये आ गया हमारा -1 5 -0, तो माइनस का 5। दैट इज आवर ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी दोबारा देख लेते हैं। हमें एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें एक पर्टिकुलर एडजॉइंट का एलिमेंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट पर्टिकुलर एलिमेंट का फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके लिए नीड नहीं है कि आप पूरी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करें। एडजॉइंट ऑफ A32 निकाला, जो कि कोफैक्टर ऑफ A32 का ट्रांसपोज होगा। A32 का ट्रांसपोज यानी माइनर निकालना होगा हमें A23 का, और A23 का माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सेकंड और थर्ड कॉलम को हाइड करके जो भी बचता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से आ गया -5। दैट इज आवर ऑप्शन ए। आई होप गाइस, आपको ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं लिए, गाइज मैं आपको बोलूंगी कि आप सीरीज स्टार्टिंग से देखिए, फॉलो करते आइए, आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे और लेक्चर्स भी। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू, ये दे रखी है x² - x + i = 0, देन द इनवर्स ऑफ x हमें
फाइंड आउट करना है। तो गाइज मैट्रिक्स एक्स दे रखी है, इनवर्स ऑफ एक्स तो हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई कि ये इक्वेशन दे रखी है। तो गाइज हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो किसी न किसी यूज के लिए दे रखी है, तो हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। गाइज पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब। तो गाइज इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आई जो इक्वेशन दे रखी है उसको एक्स इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आई हमारी इक्वेशन है, और इसको प्री मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स इनवर्स से एक्स कैंसिल हो गया, और एक्स इनवर्स कैंसिल हो गया, आई प्लस एक्स ऑफ इनवर्स, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स खुद ही रह जाती है, यानी एक्स इनवर्स ही रह जाएगा। तो यहाँ से एक्स इनवर्स फाइंड आउट किया, जो कि हमारा आया आई माइनस एक्स, और आई मैट्रिक्स हमारी क्या होती है 1 0 0 1, और एक्स मैट्रिक्स हमें दे रखी है a1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 और 1 माइनस ए, ये हमें दे रखी है। तो गाइस ऊपर लिखती हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, 1 पहला एलिमेंट 1 माइनस ए, क्योंकि मैट्रिक्स के जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। प्लस और माइनस में क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग को माइनस 0 माइनस 1, तो माइनस 1 1 0 माइनस किया तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और 1 माइनस किया तो 1 माइनस 1 0, और प्लस का ए हमारा यहाँ पे आ गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो गाइस ये ऑप्शन हमारा बी है, तो दैट इज आवर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको बहुत क्लियर होगा ये क्वेश्चन कि इनवर्स हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, और इसमें तो क्या करते हैं डायरेक्ट वो कर लेते हैं कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज कर देंगे और बाकियों को माइनस कर देंगे। तो गाइस उससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, तो गाइस इनवर्स चेंज नहीं होगा, किसी भी मेथड से निकालिए बस। लेकिन ये इसमें मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बताया कि ये इक्वेशन दे रखी है तो हम इसको यूज करके निकाल लेते हैं। बाकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मैनी डिफरेंट n क्रॉस n मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड विथ ईच एलिमेंट बीइंग 0 और 1। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि हमारी n क्रॉस n की कितनी मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती है, जबकि हम उन मैट्रिक्स को जब बनाएंगे तब हम दो ही एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। वो दो एलिमेंट्स कौन से हमारे 0 एंड 1। तो गाइस ये सबसे पहले आप नोट करके लिख लीजिए पॉइंट। गाइस इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देने, सब्जेक्टिव नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप इसका डेरिवेशन स्किप कर दिया है। यदि वो भी आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, फिर जो भी अभी मैट्रिसेस के क्लासेस बाकी उनमें मैं कभी डिस्कस कर लूंगी। तो गाइस नोट है द नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। जो हमारी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस है वो कितनी बनेगी, नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, यानी जितने एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे इसमें 0 और 1 यानी दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो 2 की पावर कितना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। तो गाइस ये आप भूले नहीं होंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, और भूल गए तो इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया। तो नंबर, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ये नोट आप जरूर कर लेना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बॉक्स में चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। बॉक्स में क्लोज करते हैं गाइस, एक मिनट। The number of different n cross n symmetric matrices can be formed is equals to number of given elements, यानी जिन एलिमेंट्स को मैट्रिक्स बनाते टाइम यूज करना है उनकी पावर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ये हमारा फॉर्मूला है गाइस। तो गाइस इसको आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा आगे तक यूज होता रहेगा। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एसिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखा होता और बनाना होता तब भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हमारे अलग हो जाते हैं। तो गाइस आई होप आपको याद होगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, सॉरी गाइस एक मिनट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इन किसमें, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इज इक्वल्स टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाय 2। गाइस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ डिफरेंट जो हमारी फॉर्म होगी, जो कि हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस that can be formed जो हमारी बनेंगी वो कितनी होंगी, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स कितने, 0 और 1 यानी 2 की पावर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स दैट इज n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2। तो गाइस ये हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा। बातें हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इन n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। तो गाइस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था, और आज के लेक्चर में हम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड आउट करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो क्लास ले रहे हैं उनको रेगुलर, उनको जरूर फायदा होगा, और जो नहीं ले रहे हैं उनको ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं समझ आएगा। तो गाइस n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n क्रॉस n मैट्रिक्स में कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो गाइस डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे n क्रॉस n में होते हैं, जितनी रो उतनी होंगे, या जितने कॉलम स्क्वायर में ही डायगोनल होते हैं, तो n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हो गए हमारे n। तो आएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कितने होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हो गए n स्क्वायर माइनस n। गाइस हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे होते हैं 0, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका नेगेटिव हमारे यहाँ पर आता है। यहाँ पे 3 है तो -3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -5। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइस एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा मर्ज हो गया। तो गाइस ये हमारा -2 आता है, डायगोनल हमारे 0 0 आते हैं, 5 है तो ये हमारा -5 आता है। तो गाइस डायगोनल तो 0 ही हो गए। तो वैसे हमारे आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स का मतलब होता है जो डिफरेंट काइंड है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स कितने होंगे, इज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू हमारे होंगे। गाइस एक मिनट, आज ये बार बार दूसरी स्लाइड पे मूव हो रहा है। मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, तो हमारे नॉन डायगोनल थे, और ये हमारे मिरर इमेज है डायगोनल के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइड बाई 2 प्लस n डायगोनल आते हैं सिमेट्रिक में। ये नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी याद होगा आपको, सिमेट्रिक में था, और स्क्यू सिमेट्रिक में ये 0 हो जाएंगे, सारे 0 है। तो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक में नंबर ऑफ जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है वो बचे n स्क्वायर माइनस n बाई 2। गाइस दोबारा देखते हैं, कोई n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n स्क्वायर इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स कितने n, नॉन डायगोनल कितने हैं, टोटल माइनस डायगोनल यानी n स्क्वायर माइनस n, और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में जो कि डिफरेंट एलिमेंट है। तो गाइस डायगोनल के रेस्पेक्ट में वो मिरर इमेज होता है, तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n होना चाहिए, जबकि n हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होते हैं। तो गाइस ये रह गया n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप ये नोट कीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आई होप आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। गाइस कॉन्सेप्ट क्या है
कि हम दो मैट्रिसेस ए एंड बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके काफी एग्जांपल्स भी देख चुके। सॉरी गाइस। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है। गाइस जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए में फर्स्ट रो को बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में एडिशन भी करते हैं। तो गाइस जितने जो भी 3x3 या 2x2 की मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करते टाइम जो हमारे एक एक मल्टीप्लाई होते हैं वो नंबर्स में कितने होते हैं, यानी टोटल कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं और टोटल कितने नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर्ड होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे। ए है और बी दो मैट्रिक्स है, लेट ए एंड बी एम क्रॉस एन ए का ऑर्डर है एंड एन क्रॉस बी का ऑर्डर है रिस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड, यदि ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाता है तब हम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन, ए का ऑर्डर हमारा एम क्रॉस एन, बी का है एन क्रॉस पी, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएंगे एम एन एंड पी तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, और टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एडिशंस आएंगे हमारे एम एन और पी है, तो एम एन और एन माइनस वन हो जाएगा, जो कि एन था एन माइनस वन हो जाएगा, ऐसे याद रखना गाइस। तो गाइस इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इफ पी दे रखा है 10x5 का, क्यू का ऑर्डर 5x20, आर का ऑर्डर 20x10, आर मल्टीप्लाइड, देन रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर से क्या मतलब है गाइस, मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम का कॉन्सेप्ट तो हमने नहीं सीखा। तो गाइस ये जब हम तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू एंड आर को, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पी क्यू को पहले कर दिया, तो पी क्यू पॉसिबल है क्या देखते हैं, पी में नंबर ऑफ कॉलम्स क्यू में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, पॉसिबल है, तो उसको हम आर से कर देंगे। तो पी क्यू का आर से पॉसिबल है क्या सर, देखते हैं मैम। तो 10x20 इंटू 20x10 यानी पॉसिबल है, और एक हो सकता है पी को अलग से और क्यू एंड आर को हम एक साथ मल्टीप्लाई करें। तो गाइस इन दोनों में जो नंबर ऑफ एडिशंस आएंगे, मल्टीप्लिकेशंस आएंगे, उनमें जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो गाइस देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। 10x5, 5x20 एंड 20x10, पहले ऑर्डर लिख लेते हैं गाइस। पी का हमारा ऑर्डर है 10x5, बी क्यू का है हमारा 5x20 एंड आर का है हमारा 20x10। तो गाइस एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 10x5, 5x20 एंड 20x10। तो गाइस दो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम P एंड Q को करते हैं। तो P एंड Q का पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अभी अभी देखा है 5x20, तो और फिर हम R को देखेंगे। तो गाइस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू कितने आ गए गाइस, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 10, 5 से 5 कैंसिल, एक 5 आएगा इंटू 20, तो गाइज ये आ गए 5 इंटू 20 100 इंटू 10,000। अब आते हैं इन दोनों को करते हैं, तो 20x10, तो गाइज ये पी क्यू हमारी मैट्रिक्स बन गई कितने ऑर्डर की, 10x20 की, और आर मैट्रिक्स है हमारी 20x10 की। गाइज ये कॉन्सेप्ट देखते जाइएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू कितने आ गए गाइस, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2000। तो टोटल गाइस कितने हो गए इन दोनों को ऐड करने पर, ये आ गए हमारे 3000। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। पी हमारा एज इट इज है, क्यू का ऑर्डर है 5x20 एंड आर का ऑर्डर है हमारा 20x10। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो गाइस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे हमारे, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन हमारे आ गए 5x20x10। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, 1000 आ गए गाइस। अब आते हैं P को मल्टीप्लाई करते हैं। P का ऑर्डर कितना है हमारा 10x5 का, तो P का ऑर्डर हमारा 10x5 का, और Q एंड R को मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर बना 5x10। तो गाइज ये भी इक्वल है, P में नंबर ऑफ कॉलम्स, QR में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन कितने हो गए, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू
10 क्रॉस 5 क्रॉस 10 यानी 500। तो 500 प्लस 1000 ये एडिशन होकर आ गए हमारे 1500। तो गाइज मिनिमम कौन सा हो गए 1500। यही पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ, तो गाइज इसका आंसर आ गया हमारा 1500, दैट इज 1500। गाइज आई होप आपको समझ आएगा, इसका आंसर 1500 आ गया। तो गाइज कैसे किया हमने, पी क्यू आर का, पहले पी क्यू को किया, फिर आर को किया, पी को क्यू आर से किया, और दोनों में जो भी आए हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन उनको कंपेयर किया। तो मिनिमम आ रहा था हमारा जब पी को क्यू आर से कर रहे थे, दैट इज 1500। तो मिनिमम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी एंड डी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। ये चारों ही मैट्रिसेस किस ऑर्डर की, एन क्रॉस एन की, और ईच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। देन ए और ए बी सी डी इज इक्वल्स टू आई दे रखा है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन बी, शायद गाइज लोगों की वजह से आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो हमें बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो गाइज इस लाइन का मतलब क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए, और एक एक लाइन हमें कुछ बताती है। तो गाइज यहाँ पे क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ आया, क्या बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। गाइज इसका मतलब है ईच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉन जीरो। ये चारों नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो होने का मतलब क्या हुआ गाइज, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है बी का, और इनवर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारी मैट्रिसेस क्या हो गाइज, भूल गए, भूलना नहीं है गाइज, रिपीटेशन जरूरी है, नॉन सिंगुलर। तो गाइज ये हमारा आ गया ए, क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना बी इनवर्स। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डी इनवर्स से, सॉरी गाइज एक मिनट, हम इस पूरी जो ए बी सी डी है उसका हमें इनवर्स लेना है, तो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स इज इक्वल्स टू आई इनवर्स। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि इनवर्स का जो ओपन होगा ब्रैकेट वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, तो ये आएगा डी इनवर्स, सी इनवर्स, डी इनवर्स एंड ए इनवर्स। और आइडेंटिटी का तो आप इनवर्स करें, ट्रांसपोज करें, तो ये आइडेंटिटी ही रहती है। तो गाइस प्री मल्टीप्लाई करते हैं डी से। प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है वो अभी बताती हूँ। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है जो भी हमें टर्म्स दे रखी है उससे पहले हम उस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तब उसे प्री मल्टीप्लाई कहते हैं, और यदि बाद में करते हैं तो उसे पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं। तो गाइस ये आ गया डी इंटू आई। आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वो खुद रह जाती है, डी से डी इनवर्स कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, और राइट हैंड साइड पर हमारा आ गया डी। गाइस अब देखते हैं सी से प्री मल्टीप्लाई कर कर, तो सी से प्री मल्टीप्लाई का मतलब दोनों साइड ही सी पहले आएगा, तो गाइस सी से सी इनवर्स कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बच गया हमारा बी इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू सी इंटू डी। गाइस अब इसको हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी किससे, ए से, क्योंकि ए हमें कैंसिल करना है, हमें चाहिए बी, तो पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो इधर राइट हैंड साइड पे भी पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन में बी इनवर्स पूछा था, तो बी इनवर्स हमारा आ जाएगा सी डी ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी डी एंड ए। तो गाइस दैट इज आवर ऑप्शन बी। तो गाइस इनवर्स के क्वेश्चन ऐसे इनवर्स फाइंड आउट करने से ज़्यादा इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हमें कोई एक इक्वेशन दी हुई होती है 2-3 मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कर कर, और हमें इनवर्स की कोई किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। तो गाइस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू आई दे रखा था, इसका इनवर्स किया तो इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स में ब्रैकेट ओपन होती, ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, यानी डी सी बी और ए इनका इनवर्स। फिर हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करके बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। गाइस आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि हमारा है ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो गाइस जब ए इनवर्स फाइंड आउट ही करना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला तो बता दीजिए मुझे क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए से पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया 2 -1 1 -2 3 एंड -2 -4 4 एंड -3। तो गाइज ये आ गया हमारा 2 3 3 -9 प्लस 4 2 8 -2 माइनस ऑलरेडी प्लस -3 इंटू -1
प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2 माइनस 3। तो गाइज ये आ गया हमारा माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 4 दैट इज 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और सिंगुलर मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार नोट के रूप में भी लिख चुके हैं कि जब ए हमारी नॉन सिंगुलर होगी तभी हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए गाइस ये आज शायद कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, इसी वजह से ये स्लाइड दोबारा अपने आप मूव हो रही है। तो गाइस ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 5 0 2। डिटर्मिनेंट को हम अलग से क्यों फाइंड आउट करें गाइस, आपको समझ आ रहा है ये, ताकि हम पहले ही चेक कर लें कि मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। यदि सिंगुलर है तो हमें हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एडजॉइंट पर हम जाएंगे ही क्यों। तो 3 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 6 दैट इज 15 माइनस 12 3। 15 माइनस 12 3 आंसर आ गया हमारा ए एडजॉइंट ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस, एडजॉइंट ए के लिए हमें पहले तो सबसे पहले मैट्रिक्स में ऑल्टरनेट साइन लगा लेने होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। गाइस ये क्यों लगाते हैं हम साइन, गाइस एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। और कोफैक्टर क्या होता है, हमारा माइनस विथ साइन, और साइन है ना जो हम -1 पावर i प्लस जे करते हैं उससे यही आएंगे। ये शॉर्ट मेथड है। तो गाइस अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स, विदाउट फाइंडिंग माइनर। तो गाइस फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पर। 5 के रेस्पेक्ट में यानी 1 1 के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो गए, तो ये बच गया हमारा प्लस का 3। सेकेंड के रेस्पेक्ट में तो हमारा 0 0 0 आएगा, जो आना तो 1 2 पे चाहिए लेकिन 2 1 पे लिखेंगे क्योंकि ट्रांसपोज करते हैं। 2 के रेस्पेक्ट में किया तो 0 माइनस 6 आ गया, आना रखना तो कहाँ चाहिए था, वो हमें 2 3 पर 1 3 पर, लेकिन 3 1 पर रख रहे हैं क्योंकि हमें ट्रांसपोज देखना है। तो ये देखते हैं, तो 0 फिर आए हम 3 के रेस्पेक्ट में तो 5 माइनस 4 यानी दैट इज +1, फिर 0 के रेस्पेक्ट में तो 0, फिर आते हैं 2 के रेस्पेक्ट में तो 2 के रेस्पेक्ट में हमारा आ गया -6, और अब आते हैं 0 के रेस्पेक्ट में तो आ गया 0, और 1 के रेस्पेक्ट में आ गया हमारा 15। तो गाइस अब ए इनवर्स लिख सकते हैं इजीली, वो कैसे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 3, और ये आ गया 3 0 माइनस 6 0 1 0 माइनस 6 0 एंड 15। तो गाइस याद होगा कि डिटर्मिनेंट में तो हम डिटर्मिनेंट में तो हम पर्टिकुलर रो और कॉलम से कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे कॉमन लेके, लेकिन मैट्रिक्स में हम ओवरऑल कॉमन लेते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा 1 0 माइनस 2 0 1 0, और ये हमारा 1/3 बन गया, ये आ गया -2 0 3 5 15। तो गाइस ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये ए इनवर्स हमारा फाइंड आउट हो गया। तो गाइस आई होप आपको एडजॉइंट का जो मेथड था, शॉर्ट ट्रिक था, वो समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स तो आपको ऑलरेडी आते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले प्लस माइनस ऑल्टरनेट रखने हैं, प्लस हमें कॉर्नर A11 से स्टार्ट करना है, और फिर प्लस माइनस ऑल्टरनेट रखना है पूरे मैट्रिक्स में। फिर हम जो 1 1 के रेस्पेक्ट में माइनर निकालेंगे उसे 1 1 पे रखेंगे, 1 2 के रेस्पेक्ट वाले को 2 1 पर, फर्स्ट रो वाले के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो वाले को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो वाले जो भी हमारे माइनर्स आएंगे उनको थर्ड कॉलम में रखेंगे, और ये हमारा एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये शॉर्ट तरीका काफ़ी पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज हमें फाइंड आउट करना है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज
16, हमारा कोई एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 16, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4A इनवर्स इज, तो गाइस इनवर्स में उल्टा ओपन होता है, तो A इनवर्स इंटू 4 इनवर्स यानी 1/4 का डिटर्मिनेंट। अब देखो गाइस डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, एक एक रो और कॉलम से आता है कॉमन, तो 1/4 पावर n कितना है हमारा 3 क्रॉस 3 की है, और A इनवर्स का कितना हो गया 1 गाइस 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, एक बार दोबारा लिखते हैं गाइस, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज 1/4 की क्यूब इंटू 1/16, तो ये आ गया हमारा 1/1024। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। जो प्रॉपर्टीज में हमने टाइम लगाया था, बहुत से बच्चों को लग रहा था कि ये टाइम वेस्ट है, तो देखिए गाइस ये कितना इजी होगा। 4A इनवर्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई उल्टे ऑर्डर में, फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज हुई, डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट होता तो k की पावर n बाहर आता है, ये प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, इनटू A इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट है, ये भी प्रॉपर्टी लिखाई थी। तो गाइस एक सिंगल क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो गाइस वो तभी होगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज सपोज आपको इनवर्स की याद है वो लगा दी तो आगे रुक जाएंगे, तो गाइस ऐसा नहीं करना, बार बार लेक्चर्स को रिवाइज करना है, स्पेशली प्रॉपर्टीज और जो नोट्स लिखाए जाएं बीच बीच में उन पॉइंट्स को एनालाइज भी करना है कि कैसे आ रहा है, डायरेक्ट रिकॉल नहीं करना है, रिकॉल करना है बट डायरेक्ट नहीं, उसका कॉन्सेप्ट समझकर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पर, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज 11, कोई एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की और उसका डिटर्मिनेंट है हमारा 11, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर, यानी A 3 क्रॉस 3 जो मैट्रिक्स है वो हमारी कोफैक्टर ऑफ B 3 क्रॉस 3 से बन रही है, कोफैक्टर ऑफ B 3 क्रॉस 3। तो गाइस यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए आइकन पर जाकर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर मेरी आईडीज़ को इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं आगे। गाइस A 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमारी मिलेगी 3 क्रॉस 3 फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर, जो कि हमारी कोफैक्टर से फाइंड आउट हो रही है। तो गाइस कोफैक्टर से जो हमारी मैट्रिक्स मिल रही है, एक मिनट गाइस, कोफैक्टर से जो हमारी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो रही है, कोफैक्टर किसका लेना है, जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो गाइस एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, शायद आपको याद हो, एडजॉइंट A हमारा क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज। अब गाइस दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ A ट्रांसपोज। तो गाइस आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स का लें या A ट्रांसपोज का लें, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, दोनों इक्वल होते हैं। तो गाइस यहां से ये हमारा बन गया कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज, A नहीं गाइस हमारी मैट्रिक्स है B 3 क्रॉस 3, जो B जिसका डिटर्मिनेंट दिया है उसका कोफैक्टर लेना है उसका। तो गाइस ये आ गया एडजॉइंट, और एडजॉइंट A को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, जहां पर A हमारा किसको शो करेगा, n हमारा किसको शो करेगा, ऑर्डर को। तो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 यानी 3 क्रॉस 3 की है, तो 3-1 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ B, कोफैक्टर ऑफ B का ही ट्रांसपोज निकालना था हमें गाइस। तो ये आ गया हमारा इज इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट 11 का स्क्वायर, और हमें निकालना है A 3 क्रॉस 3 स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, तो 11 स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर का तो आ गया ये 14641। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी दोबारा देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है उस 3 क्रॉस 3 का, उसका डिटर्मिनेंट 11 है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 क्रॉस 3 स्क्वायर फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका डिटर्मिनेंट हमने अज्यूम कर लिया वो B है और उसका डिटर्मिनेंट 11 गिवन है,
तो ए जो मैट्रिक्स है हमारी वो किससे बन रही है, कोफैक्टर से बी के। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा है और अभी अभी देखा भी है। तो गाइस एडजॉइंट ऑफ ए का दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाए तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कोफैक्टर ऑफ बी के डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। और ए का ट्रांसपोज करें या ए का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालें या ए का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये आ गया कोफैक्टर ऑफ बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जो इक्वल हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है हमारा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, तो 3-1 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। तो गाइस ए 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर देखना था, तो 11 स्क्वायर का स्क्वायर यानी 14641 ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप देख रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई। फिर इसका डिटर्मिनेंट करने पर जब हम ए ट्रांसपोज और ए, ये प्रॉपर्टी यूज हुई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई थी इसमें कि जो हमारा ये ए है उसका ए पावर n-1 एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 करते हैं। तो गाइस प्रॉपर्टीज का मैट्रिक्स में बहुत ही बड़ा रोल है। गाइस हम बिना याद किए लेंथी जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। यदि मैथ्स में हम टाइम सेव कर सकते हैं तो हमें गेट एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाकी टाइम हम टेक्निकल जो फील्ड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स क्यू, हमारी मैट्रिक्स क्यू दे रखी है और क्यू ट्रांसपोज हमें क्यू इनवर्स के इक्वल दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो गाइस क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स, कुछ देखा हुआ लग रहा है कि कहीं देखा है कोई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में, आ रहा है याद? नहीं, ये देखा हुआ है क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब सबकी आंखें चमक गई होगी कि हाँ ये तो देखा हुआ है। तो ये हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्यों, हमें तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स दे रखा है। तो गाइस क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स दे रखा है। एक सेकेंड गाइस, ये मूव हो रहा है आज, पता नहीं क्या इशू है, टेक्निकल इशू आ रहा है गाइस ही। तो क्यू ट्रांसपोज निकालना है तो क्यू इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू इंटू क्यू इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्यू इनवर्स को ऐसे तो क्यू इनवर्स। तो गाइस ये आ गया। तो गाइस एक और नोट डालकर आप हम पॉइंट लिखेंगे जो कि किसके बारे में है, जो कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ elements of sum of product of corresponding elements of any two rows or columns in orthogonal matrix is equals to 0। orthogonal matrix is equals to 0। गाइस इसका मतलब क्या है ये हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इज इक्वल्स टू 0, ये 0 क्यों होता है वो देखते हैं। और ये हमारा नोट है गाइस, इसको अलग से नोट भी कर लीजिएगा, अपने शॉर्ट नोट में जरूर इंक्लूड करिएगा। शॉर्ट नोट की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम कभी एक सेपरेट क्लास लेकर आपको बताएंगे। तो गाइस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। तो क्या हम इन दो रो को मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल लिख सकते हैं? यही तो बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो गाइस इसको करते हैं -6/7 इंटू 2/7, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए सेकेंड एंड थर्ड के, 3/7 इंटू x प्लस 2 गाइस एक मिनट सॉरी, ये टेक्निकल इशू आ रहा है, इसकी वजह से आपको भी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, प्लस 2/7 इंटू -3/7 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस यहाँ से आ गया हमारा -12 -6/49 प्लस 3x/7। तो गाइस इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -18 यानी 18/49 इंटू 7/3, 3 6 18, 7 7 49। तो x आ गया हमारा 6/7। तो
तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा देखते हैं गाइस, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स दे रखा था और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्यू मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो गाइस क्यू ट्रांसपोज क्यू इनवर्स के इक्वल होगा और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स, किन्हीं दो को भी मल्टीप्लाई कर लें ऑर्थोगोनल में, वो इक्वल्स टू हमारे 0 आएंगे। तो गाइस इनको मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस इसमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स तो आपको ऑलरेडी आता है गाइस, और हमने 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो ये आपका एज ए होमवर्क है, आपको ये घर पर ट्राई करना है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स दे रखी है और ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा की वैल्यू। अल्फा क्या है, एडजॉइंट ए में एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो गाइस हमें गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि हमारा 4 के इक्वल है, इजी है, और एडजॉइंट ए से हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, अभी अभी डिस्कस किया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 4, पावर n-1 यानी 3-1 यानी स्क्वायर। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1, 12 3 = 14, 4 3 = 12, 4 3 = 12 माइनस अल्फा 4 - 3 2 = 6 प्लस 3 4 - 6 इज इक्वल्स टू 4 4 = 16। ये 0 हो गया, ये आ गया हमारा 2 अल्फा माइनस आ गया हमारा 6 इज इक्वल्स टू 16, अल्फा इज इक्वल्स टू 22/2 दैट इज 11। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत इजी, एडजॉइंट दे रखा है, ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 यानी 4 का स्क्वायर, तो 12 - 12 ऐसे करके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर ही लेंगे आप, तो अल्फा की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का नया टॉपिक। तो गाइस ऑलरेडी हम इनवर्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस और जो हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशन लगते हैं मैट्रिसेस में वो, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, वो सारी प्रॉपर्टीज, इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्या है ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो गाइस रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले एक टर्म यूज होती है जो कि है हमारा सब मैट्रिक्स। गाइस आप बहुत से लोगों को डाउट होगा कि आज डिजिटल फॉर्म आ गया और मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है या क्लियरिटी का इशू है। गाइस मैं इन सबको लिख के लाने का मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं है या मुझे लिखने में जोर आता है। गाइस इसका मोटिव इतना ही है कि हम डेफिनेशंस को ऑलरेडी यदि डिजिटल फॉर्म में है और देख लेंगे तो गाइस हमारा जो राइटअप में टाइम है वो सेव होगा और उस टाइम को हम इन्वेस्ट करेंगे न्यू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में क्वेश्चंस के थ्रू। तो गाइस सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स में यूज होता है एक टर्म सब मैट्रिक्स। वो क्या होता है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कहलाती है। क्या है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, वैसे तो ये क्वेश्चन है, बस देखते हैं कि इसमें ये कितनी ऑर्डर की है, 3x3 की। इसमें से कोई रो और कॉलम यानी ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया तो हमारी एक मैट्रिक्स मान लो S बन रही है, वो हो रही है 3 6 5 और 1, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने पर 2x2 की। तो गाइस सम रो और सम कॉलम को डिलीट करने पर जो मैट्रिक्स बन रही है उसे हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं है इसमें दोनों को किया है, खाली रो को भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमने थर्ड रो को कर दिया तो 3 2 6 6 1 3, तो ये भी हमारी सब मैट्रिक्स होगी। अब आते हैं रैंक पर और ये डिलीट कर देते हैं ताकि आपके नोट्स अच्छे लगे। आ गया सब मैट्रिक्स पे। तो गाइस ये हो गया हमारा सब मैट्रिक्स। अब आते हैं रैंक। ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ए की मैट्रिक्स होगी रैंक, ए मैट्रिक्स की रैंक होगी आर कब, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। यदि आर रैंक है तो आर ऑर्डर का कोई ना कोई एक
मैट्रिक्स ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट हमारा या माइनर हमारा जीरो नॉन जीरो हो, और ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर r+1 इफ दे एग्जिस्ट आर जीरो। यदि R हमारा रैंक है मैट्रिक्स का तो r+1 ऑर्डर की जितने भी माइनर होंगे उनका डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो होगा, तभी रैंक R है। इसका मतलब क्या है, देन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये हमारा नोटेशन होता है R। तो गाइस इसका मतलब क्या है इन दोनों लाइन का, एक 3x3 की मैट्रिक्स है और उसका 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, और हमने सब मैट्रिसेस या माइनर्स बनाए 2x2 के, तो उनमें 2x2 के जो भी एक मिनिमम एटलीस्ट हमें 1 चाहिए, यदि 1 भी फाइंड आउट हो गया ना, एक माइनर भी हमें मिल गया ऐसा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो वही हमारा रैंक होगा उस मैट्रिक्स का। और R ऑर्डर की होगी यानी 2 हो गया ऑर्डर, और रैंक भी हमारी 2 हो गई, लेकिन R+1 3 ऑर्डर की जो हमारी डिटर्मिनेंट थी या माइनर थी, एग्जिस्ट तो कर रही थी लेकिन डिटर्मिनेंट कितना था, जीरो। वही ये बोलना चाह रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। फाइंड द रैंक ऑफ ए, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, 1 - 9 3 = 27 -2 6 - 5 3 = 15 प्लस 6 इंटू 6 9 = 54 -5। तो गाइस ये आ गया हमारा माइनस का 26 इंटू 3 माइनस 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 प्लस आ जाएगा 9 2 = 18 प्लस 6 इंटू 49। तो गाइस ये हमारी वैल्यू आ गई ओवरऑल, गाइस ये हमारी वैल्यू आ गई 6, इनको कैलकुलेट करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी गाइस 234। तो ये नॉन जीरो है तो हमारी रैंक डायरेक्ट कितनी हो गई 3। मैक्सिमम ऑर्डर देखना है, तो जब थर्ड ऑर्डर की माइनर मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक भी कितना हो गया, वही हो गया यानी 3 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका भी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसका थर्ड ऑर्डर वाली का ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 5 3 = 60 -7 2 = 14 -1 इंटू 6 3 = 18 -7 4 = 28 प्लस 3 3 2 = 6 -5 4 = 20। तो गाइस ये आ गया 16 2 = 32 माइनस का 10 यानी प्लस का 10, और ये 14 3 = 42 42 - 42 0। तो रैंक हमारी ए की 3 तो नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है, 3 से लेसर कुछ भी हो सकती है। तो हम कोई एक 2x2 का लेते हैं और उसका माइनर फाइंड आउट करते हैं। 2 5 = 10 -3 = 7। तो एटलीस्ट 1 माइनर आए जो नॉन जीरो हो तो वही हमारी रैंक हो जाती है। तो रैंक ऑफ ए हमारे आ गया 2। तो गाइज एक बार बैक जाते हैं और देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या थी कि आर हमारी रैंक होगी ए मैट्रिक्स की कब, जब एक एटलीस्ट एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट करे आर ऑर्डर का जिसका हमारा माइनर नॉन जीरो हो और r+1 के सारे जीरो हो। तो देख लीजिए गाइज r+1 यानी r तो हमारा 2 आ गया, r+1 यानी 3 का तो हमारा 0 आ गया माइनर, बट एटलीस्ट 1 2x2 में एक हमारा मिल गया जिसका नॉन जीरो है, तो 2 ही हमारा मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। गाइज आप सोच रहे होंगे यदि 4x4 की है तो 4x4 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, यदि वो जीरो आता है तो 3x3 पे आएंगे, फिर 2x2 पे, ऐसे मूव करते जाएंगे। तो गाइज ये तो बहुत हेक्टिक हो गया, तो ये तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। गाइज ये एक कन्वेंशनल मेथड है रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, हम एक्लन फॉर्म ऑफ रैंक मैट्रिक्स यूज करते हैं। वो क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। तो गाइज हमारे जो रैंक ऑफ नोट है, वैसे नोट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। ये हमारी रैंक की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो रैंक फाइंड आउट करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं उनको हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। यहाँ तक आने के बाद में आपको जो प्रॉपर्टीज या नोट लिखाती हूँ उनकी वैल्यू तो समझ आई गई होगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती और स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो इफ और ओनली इफ ए इज नल मैट्रिक्स। यदि नल मैट्रिक्स है तो कितने भी ऑर्डर की ले लो आप, माइनर कितना भी ऑर्डर का ले लो, डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो ही आएगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आएगा नल मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे 2x2 की है तो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, इसे बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यदि ए नॉन जीरो है
तो जो रैंक है वो नॉन जीरो है, तो कोमा है यहाँ पे, देन रैंक ऑफ ए, देन रैंक ऑफ ए। भाई 1 मिनट मैं इसे सही कर देती हूँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया गाइस। डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो है, देन जो हमारी रैंक, यहाँ से कट कर लीजिए और लिख लीजिए, देन जो हमारा रैंक है ए का, रैंक ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 होगा। कोई ना कोई तो डिटर्मिनेंट मिल ही जाएगा, जिसका नॉन जीरो ऑलरेडी दे रखा है तो रैंक हमेशा कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यदि ए हमारी m क्रॉस n की मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो m क्रॉस n मैट्रिक्स का रैंक जो है मिनिमम ऑफ m क्रॉस n से लेसर होगा। यदि ये 4 क्रॉस 5 की है तो 4 या 4 से कम हमारा रैंक आएगा उस मैट्रिक्स का। सॉरी, इफ ए m क्रॉस n है मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ गया, तो रैंक ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स हमेशा n से कम आ गया, क्योंकि n ऑर्डर की तो जो है उसका तो ऑलरेडी जीरो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की तो उसकी रैंक हमेशा n ही होगी। फिर आते हैं रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। गाइस इन प्रॉपर्टीज को आपको मैप कर लेना चाहिए। मैपिंग का मतलब क्या है कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा था, तो ये सब प्रॉपर्टी ये भी सेम लग रही है रैंक में भी, तो इन सबको मैप करने से आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। जो जो सेम उनको एक जगह लिख लीजिए और जो नहीं है उनको फिर आप अच्छे से रिकॉल कीजिए कि ट्रांसपोज में कौन सी लग रही है, इनवर्स में कौन सी लग रही है। तो गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा। और रैंक ऑफ ए इंटू बी, ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू बी दिया है, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि ऑर्डर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और बी में की जो इंडिविजुअल रैंक है उनमें मिनिमम उससे भी लेसर या इक्वल होंगी। ए प्लस बी की दोनों की रैंक को ऐड कर दें, उससे लेसर या इक्वल होगी। ए माइनस बी है तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होंगी। और 11th प्रॉपर्टी हमारी, द रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है गाइस, जैसे ये एक मैट्रिक्स हमारी 2 0 1 1 0 2 सॉरी डायगोनल है तो ऑल एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे। 1 0 गाइस 1 मिनट गड़बड़ हो गई। तो गाइस जैसे डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी थी हमें, तो 2 3 0 0 0 0 0 0 0, तो गाइज ये ऑल जीरो हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होनी चाहिए, बट रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं ये तो जीरो ही होगी पूरी रो, तो गाइज रैंक ऑफ ए हमारी 2 होगी। यही हमारी लास्ट प्रॉपर्टी में बताया गया है, द रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट। नॉन जीरो कितने हैं, 2, तो 2 हमारी इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और हमने रैंक को भी डिस्कस किया इस क्लास में, और रैंक की प्रॉपर्टीज को भी देखा, और मैट्रिक्स की रैंक को हम शॉर्ट ट्रिक यानी एक्लन फॉर्म से कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आइएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन की PYQ को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गाइस प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, जो भी क्वेश्चन करवा दिए PYQ उनको भी करते रहिए, एक बार कर लिए तो दोबारा कीजिए, और पूरी जो क्वेश्चन लेक्चर की सीरीज है उसको देखना जरूर आप, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय गाइस। और यदि सॉरी गाइस एक बार इंटरप्ट करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नीचे दिए गए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं उन पर जाकर उन IDs को भी फॉलो कर लीजिए। तो बाय बाय गाइस।